नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस 18वीं भूगोल विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का मतलब खिसकाव यानी प्रवाह यानी ड्रिफ्ट। तो हमारा जो टॉपिक है महाद्वीपों का विस्थापन को ही प्रवाह कहते हैं, विस्थापन को ही खिसकाव कहते हैं और विस्थापन को ही ड्रिफ्ट कहते हैं। तो महाद्वीप जिस रूप में आज हैं, चाहे यूरोप हो, एशिया हो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक, ये जिस रूप में आज हैं अवस्थित, क्या पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जब लिथोस्फीयर का निर्माण हुआ, पिघली हुई पृथ्वी के ऊपर ऊपरी पपड़ी का निर्माण हुआ, तो क्या उस समय भी ये इसी रूप में थे? इनके महाद्वीपों के बीच में जो दूरियां आज हैं, बीच में महासागर हैं, क्या ये पहले भी ऐसे हुआ करते थे? तो इस रहस्य को उजागर करने के लिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की हम आज व्याख्या करेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पहले भी कई ऐसी विचार आए। सबसे पहले तो इसका जो वैज्ञानिक जो स्वरूप आया निकल करके, यानी कि वैज्ञानिक जो वर्णन किया महाद्वीपों के विस्थापन के बारे में, वो क्या था? अल्फ्रेड वेगनर बोले। ये जर्मनी के, ये क्या थे? जर्मनी के जलवायु विज्ञान वेत्ता। अधिकांश कॉम्पिटिशन्स के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं कि महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, किस वर्ष में दिया था, है ना? अल्फ्रेड वेगनर ने ये जो सिद्धांत दिया, ये दिया था 1912 में दिया था इन्होंने सबसे पहले, लेकिन ये था जर्मन भाषा में था। तो जर्मन भाषा में था, तो विश्व में अधिकांश क्षेत्रों में जर्मन भाषा का प्रचलन था नहीं। फ्रांसीसी भाषा फ्रांस में थी, है ना, और इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती थी। तो अमेरिका, ये ऐसे देश थे जहाँ पर ज़्यादा शोध कार्य हो रहे थे। तो 1924 में अल्फ्रेड वेगनर ने जो सिद्धांत दिया महाद्वीपों के विस्थापन के संबंध में, इसको अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया। अंग्रेजी भाषा में इसको प्रकाशित किया गया। जब अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया तो क्या हुआ? क्रांति आ गई। भूगोल के जो शोध के जो तरीके थे वो एकदम से क्रांतिकारी होने लगे, स्वरूप एकदम से बदल गया। शोध पर चर्चा करने के जो तकनीकें थी वो बदल गई। तो एक्चुअली 1924 के बाद ही इस चीज़ के ऊपर कार्य हो पाया व्यवस्थित ढंग से, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्फ्रेड वेगनर ने ही सबसे पहले ये कार्य किया। इन्होंने वैज्ञानिक वर्णन जरूर किया था, अल्फ्रेड वेगनर ने वैज्ञानिक वर्णन दिया था, लेकिन उनसे पहले भी एक विद्वान हुए एंटोनियो स्नाइडर। तो एंटोनियो स्नाइडर ने सबसे पहले 1858 ईस्वी में इन्होंने एक संभावना व्यक्त की कि शायद आज ये जो महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप प्रारंभ में ऐसे नहीं थे। इन महाद्वीपों के
शुरुआती स्वरूप में और आज के स्वरूप में कुछ अंतर है। अब ये अंतर है तो ये केवल इन्होंने संभावना बताई, ऐसा विचार दिया, केवल विचार था इनका, कोई वर्णन नहीं दिया जैसे वेगनर ने वर्णन दिया। अच्छा, तो 1858 में इन्होंने दिया। उसके बाद थोड़ा सा एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक वेत्ता थे, अमेरिकी भूवैज्ञानिक वेत्ता, एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक वेत्ता थे, उनका नाम था एफ जी टेलर। तो एफ जी टेलर ने थोड़ी सी व्याख्या दी इसकी, और इन्होंने जो व्याख्या दी थी ये दी थी 1908 और 1912 के बीच में। लेकिन इनकी भी व्याख्या उतनी ज़्यादा एक प्रमाणिक या साक्ष्यों के आधार पर नहीं थी, साक्ष्य या प्रमाण नहीं थे जो प्रूव कर सके कि साहब महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। तो वेगनर महोदय से पहले, अल्फ्रेड वेगनर से पहले एंटोनियो स्नाइडर और एफ जी टेलर, इन दोनों ने कार्य किया। और ये जो एंटोनियो स्नाइडर थे ना, ये इन्होंने जो दिया, जो बताया 1858 में, वो केवल संभावना मात्र थी, विचार था कि ऐसा हो सकता है ना। जब तक देखिए सिद्धांत कब जन्म लेता है, जब वो प्रमाणित हो जाती है कोई बात, उसके सत्यता की जांच के संदर्भ में कोई प्रमाण दे दिया जाता है, तब उसको हम सिद्धांत का रूप देते हैं। तो देखिए ये आप समझ गए होंगे कि वेगनर ने इस सिद्धांत को वैज्ञानिक स्वरूप किया था, लेकिन एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 में सबसे पहले इसके बारे में विचार व्यक्त किया था, संभावना व्यक्त की थी। और अमेरिकी भूवैज्ञानिक वेत्ता एफ जी टेलर ने 1908 और 1912 के बीच में कई शोध पत्र, इनके शोध पत्र आए थे, टेलर के शोध पत्र आए थे कई, तो शोध पत्र जब इन्होंने दिए तो उनमें थोड़ी सी व्याख्या की। तो इस प्रकार से ये एक छोटी सी हिस्ट्री अपन ने चर्चा की। अच्छा, और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसमें कुछ तथ्यों का, कि जो वेगनर महोदय थे, वेगनर ने एक चीज देखी, क्या देखा वेगनर ने, कि जब ये जलवायु का अध्ययन कर रहे थे, मूल रूप से कौन सी है, जलवायु विज्ञान वेत्ता थे। ये ध्यान रखेंगे, देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये मूल चीजें हैं, ये ध्यान रखने से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। और इन्होंने किस वर्ष में दिया था, इस वर्ष में, और ये इस वर्ष में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। और सबसे पहले किसने दिया था, एंटोनियो स्नाइडर ने, इन्होंने केवल संभावना व्यक्त की थी। ये इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपको मैंने बताया। तो देखिए वेगनर ने क्या बात बताई कि जब ये विश्व की जलवायु का अध्ययन कर रहे थे, जब विश्व की जलवायु का अध्ययन कर रहे थे, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि वेगनर अपने प्रारंभिक समय में ना तो भूगर्भवेत्ता थे, ना ही भूआकृति वेत्ता थे। ये तो बाद में जब इन्होंने जलवायु के बारे में जब शोध कर रहे थे, तो बाद में जब जो चीजें महसूस की उस पर फिर उन्होंने शोध कार्य किए, तब जाकर के शोध कार्य के परिणाम स्वरूप इनको भूआकृति वेत्ता और भूगर्भवेत्ता के रूप में भी जाना जाता है ना। तो विश्व की जलवायु का अध्ययन कर रहे थे वेगनर महोदय, तो इन्होंने एक चीज देखी कि विश्व के अलग अलग महाद्वीपों में उनके विभिन्न क्षेत्रों में कुछ समानता पाई गई। जैसे दक्षिणी अमेरिका की भूमि पर कुछ समानताएं थी, अफ्रीका की भूमि पर दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में कुछ समानताएं थी, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इन जगहों की जो चट्टानें थी या उनके चट्टानों की रासायनिक संरचना थी, उनमें बहुत कुछ समानता थी। और इन सभी जगहों पर इन्होंने एक बहुत ऐसी चीज देखी, क्योंकि जलवायु का अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि जो वर्तमान जलवायु है इन सभी महाद्वीप के क्षेत्रों में, वहां पर जो जलवायु आज है ऊपरी सतह पर उसके साक्ष्य हैं। जलवायु के प्रभाव से ऊपरी सतह ऐसी हो गई है कि वो बताएगी कि यहाँ की जलवायु ऐसी है।
या वनस्पतियां बताएंगे कि ये इस प्रकार की जलवायु की वनस्पतियां हैं। लेकिन उनके नीचे थोड़ा सा पृथ्वी की कुछ और गहराई में जाने पर कुछ और ही प्रमाण मिले। वहां पर यह देखा गया कि जो आज के जलवायु जो है वहां की, उन नीचे की परतों में किसी और जलवायु के प्रमाण हैं। यानी कि आज जो जलवायु थी उन क्षेत्रों में पहले कभी कालांतर में कोई और जलवायु रही होगी। जो ठंडे क्षेत्र हैं वहां पर गर्म क्षेत्र रहे होंगे। इस प्रकार की चीजें उन्होंने पाई। तो अब उनके दिमाग में एक बात आ गई कि विश्व की जलवायु का अध्ययन किया। तो अब देखिए, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, तो इन विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने समानता देखी। समानता देखी। अब समानता कैसे देखी, किस चीज की समानता देखी? तो समानता क्या थी? भूवैज्ञानिक समानता, भूवैज्ञानिक समानता देखी। और क्या देखा उन्होंने? खनिज देखे, वनस्पति के अवशेष देखे, जीवों के अवशेष देखे। ये इतनी चीजों की उन्होंने समानता देखी। और तो और एक बहुत बड़ी समानता, एक जलवायु की समानता देखी कि किसी समय पर, बहुत पहले किसी समय पर उन क्षेत्रों में समान प्रकार की जलवायु हुआ करती थी। इसका मतलब जब समान प्रकार की जलवायु थी तो ये क्या संकेत दे रही है ये चीज? मान के चलिए कि ये चश्मा मैं पहने हुए हूं और ये चश्मा आपके पास आ जाता है, तो आपके पास चश्मा कैसे आएगा? या तो आप आकर के ये चश्मा लेके जाएंगे, या फिर ये चश्मा अपने आप आपके पास आ सकता है। दो ही सूरत हो सकती है, या तो चश्मे को कोई और लेके जाए आपके पास, या आप उसको लेने आवे चश्मे को। तो दोनों बातों से क्या समझ में आया कि जो जलवायु पाई गई समान, जबकि अलग अलग जलवायु है इन सभी क्षेत्रों में वर्तमान की, लेकिन समान जलवायु के जो साक्ष्य पाए गए, प्रमाण पाए गए कि पहले जलवायु समान थी कार्बोनिफेरस काल के टाइम पर, तो वो समानता जो है ये दर्शाती है कि आज जो परिवर्तन हुए हैं, आज जो परिवर्तन हुए या तो वो जलवायु परिवर्तित हुई है, या तो वो जलवायु परिवर्तित हुई है, या फिर वो जो स्थल रूप हैं जो दूर दूर हैं वो कभी एक थे। जैसे कि या तो चश्मा लेने आप आएंगे या चश्मा अपने आप जाएगा आपके पास। तो ऐसे ही या तो वो स्थल खंड इधर थे जिससे समान जलवायु थी, या फिर जलवायु में परिवर्तन हुए, या स्थल खंड विस्थापित होकर वहां चले गए। ये दो तीन सूरतें हो सकती हैं। तो ये कुछ जिज्ञासा उनके वैज्ञानिक महोदय के मन में आई, तो उन्होंने जो है अपने इस सिद्धांत का विकास किया। उन्होंने देखिए और भी चीजें क्या बताई उन्होंने। देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य उन्होंने ये बताया कि जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है, विषुवत रेखा का क्षेत्र और दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र, विषुवत रेखा का क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र, यूरोप से चीन तक का क्षेत्र। देखिए तीन क्षेत्रों का उन्होंने देखा कि विषुवत रेखीय क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र और यूरोप से चीन तक का क्षेत्र। इसकी भी एक उन्होंने थोड़ा सा व्याख्या देखी, उन्होंने मतलब अध्ययन किया, शोध किया। तो उन्होंने ये देखा कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें ये तो इन देशों में देखी उन्होंने, इन देशों सॉरी महाद्वीपों के क्षेत्रों में या देशों में देखी चीजें। लेकिन ये जो चीजें यहाँ भी समान पाई, इन जगहों पर भी समान थी और यहाँ पर भी समान। तो इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि ये सारे जुड़े हुए थे और ये सारी भूमि जो है विस्थापित हुई है।
जो क्षेत्र विषुवत रेखा पर हैं वो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र पहले कभी दक्षिण की ओर था, वो ड्रिफ्ट होकर के उत्तर की ओर गया है। इस प्रकार की उनकी विचारधारा थी। तो देखिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक बात बताई कि दक्षिण अफ्रीका में जो हिमानिया हैं, दक्षिण अफ्रीका में जो हिमानिया हैं उनका प्रमाण मिला यहाँ पर, हिमानियों के प्रमाण। तो हिमानी किसको कहते हैं? बर्फ की नदियां। लेकिन अब इस समय पर दक्षिण अफ्रीका में हिमानिया नहीं है, लेकिन हिमानियों के प्रमाण मिलते हैं वहां पर। हिमानियों द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, वो स्थलाकृतियां वहां पाई जाती हैं, जबकि वहां पर हिमाच्छादित क्षेत्र तो बहुत है ही नहीं। तो इस स्थिति में उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका की जलवायु पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। अच्छा, अब यूरोप से चीन तक के क्षेत्र में एक पट्टी थी, हालांकि यूरोप जो है ठंडा क्षेत्र है। मैं इसको बताता हूँ आपको, देखिए ये यूरोपीय क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है। तो यूरोप से लेकर के चाइना तक, यूरोप के क्षेत्रों से लेकर के चाइना तक, ये देखिए यहाँ तक यूरोप के क्षेत्रों से लेकर के चाइना तक एक महान पट्टी के बारे में बताया। और जिसमें क्या है, इस महान पट्टी में यूरोप से चीन तक महान पट्टी में क्या है, उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में बताया। उष्णकटिबंधीय वनों के प्रमाण मिलते हैं इस यूरोप से चीन तक की पट्टी के अंदर, यूरोप से चीन तक की पट्टी के अंदर पूरी लगातार। अब यूरोप के जर्मनी वाला क्षेत्र है, रूर प्रदेश है, कोयला पाया जाता है वहां पर। और भी आप यूरोप से यूराल पर्वत की तरफ से आगे बढ़ते जाएंगे, यूक्रेन के क्षेत्र की तरफ आएंगे, कारागंडा क्षेत्र है यूक्रेन में, वहाँ भी कोयला के जमाव है। और चीन के अंदर आप आ जाइएगा, चुंगकिंग क्षेत्र है ना चीन का, तो वहाँ पर कोयले के जमाव है। तो ये जमाव जो हैं, अब देखिए ग्लोब के ऊपर देखिए कि ट्रांस साइबेरियन या ध्रुवीय पवनें ठंडी पवनें इस एरिया में चलती हैं। तो यहाँ पर जो है कोयला का जमाव, भूमध्य रेखीय जो वन है जो अधिक गर्मी में पैदा होते हैं, वो वन यहाँ कहाँ से आ गए, उसके जमाव यहाँ कहाँ से आ गए। तो इसका मतलब यहाँ की जलवायु पहले कुछ और थी, गर्म जलवायु थी, है ना। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि जलवायु गर्म थी। और ये भूमध्य रेखा जो है जहाँ से गुजरती है, ये यहाँ नहीं गुजरती, ये पहले यहाँ से गुजरती होगी पहले, यानी कि ये स्थलखंड नीचे होंगे भूमध्य रेखा के ऊपर, बाद में इनका खिसका हुआ है ऊपर की ओर, इससे ये सिद्ध हो रहा था। तो इस प्रकार से इन्होंने देखा कि हिमानियां पाई जा रही है दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में। देखिए यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका कहाँ पर है, ये। तो इस नेटाल क्षेत्र के अंदर, इसको नेटाल क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर हिमानियों का बहुत ज्यादा जमाव है ना। तो इन्होंने ये कहा कि ये हिमानियों का मतलब, हिमानियों का जमाव से मतलब ये नहीं वर्तमान में नहीं है जमाव, उस समय के अवशेष थे हिमानियों के यहाँ पर। कहने का तात्पर्य ये है, अभी बर्फ का जमाव नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना आप। पहले कभी हिमानियों के क्षेत्र थे, हिमानियों की स्थलाकृतियां थी, इसलिए उन्होंने देखा कि यहाँ तो पहले कभी हिमानियां थी, लेकिन आज तो बर्फ है नहीं कहीं, तो इसका मतलब जलवायु कुछ और थी। ऐसे यहाँ का कि यूरोप से चीन तक उष्णकटिबंधीय वनों के कोयला के जमाव पाए जाते हैं, कोयला के जमाव पाए जाते हैं, जबकि वहाँ तो ठंडी पवनें चलती हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए नहीं जा सकते। वहाँ तो शीतोष्ण कोणधारी वन या टुंड्रा या टैगा प्रकार के, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। हालांकि टुंड्रा टैगा थोड़े उत्तरी अक्षांश की तरफ चले गए, कोणधारी जो वन है वो पाए जाएंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से इनको ये डाउट हुआ और अपने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए आधार बना। थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं और आगे इसको बढ़ाता हूँ। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जिन स्थानों पर जलवायु जो है आज जैसी जलवायु है, पहले कभी कोई और जलवायु थी और आज दूसरे प्रकार की जलवायु है, अर्थात कि जलवायु में परिवर्तन हुए हैं। तो ये परिवर्तन या तो जो स्थल थे वो अपने स्थान से दूसरे
दूसरी जगह पर पहुंच गए। या तो स्थल जो है, जिस स्थान पर स्थल है वो खिसक करके दूसरी जगह पहुंच गए, दूसरी जलवायु वाले क्षेत्र में पहुंच गए। तो पहले जिस जलवायु के क्षेत्र में थे वो निशान या वो उसके प्रमाण वहां पर रह गए, और आज जो दूसरी जलवायु के क्षेत्र में पहुंच गए। तो ये ऐसा हुआ था। तो देखिए इन्होंने क्या बताया विज्ञान महोदय ने कि प्रारंभ में पृथ्वी पर एक स्थल था, उसका नाम पेंजिया था। एक स्थल था, स्थल का नाम पेंजिया था, और इसके चारों तरफ ये पानी भरा हुआ था, चारों तरफ पानी भरा हुआ था, और इसका नाम था पैंथालासा। पेंजिया था, पेंजिया के चारों तरफ पैंथालासा महासागर था। यानी एक महाद्वीप, ये एक महाद्वीप था और एक महासागर था। ये बात वेगनर महोदय ने बताई। अब वेगनर महोदय ने एक बात यह भी बताई कि यहां पर दो बल कार्य कर रहे थे, अब ये दो बल कौन से थे? पहला था प्लवन तथा गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा था ज्वारीय बल। दो बल कार्य कर रहे थे इस पृथ्वी के ऊपर। और एक तथ्य इन्होंने ये बताया कि दो परतें, एक लिथोस्फीयर और दूसरी एस्थेनोस्फीयर, ये दो परतें थी। यानी कि एक परत ये और दूसरी परत ये पृथ्वी की। तो ये जो परत थी ये तो थी लिथोस्फीयर, और ये परत एस्थेनोस्फीयर थी। ये लचीली द्रव रूप में थी और ये ठोस थी। तो ये ठोस परत इस लचीली परत के ऊपर तैर रही थी। यानी कि ये वाली लिथोस्फीयर जो है इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या कर रही थी? तैर रही थी। किसके ऊपर? इसके ऊपर, लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर क्या था? ये लिथोस्फीयर क्या था कि ये महाद्वीप, इसको लिथोस्फीयर कहा। और महासागर का भी नितल का भाग जो कि ठोस था उसको भी लिथोस्फीयर में शामिल किया गया है ना। महाद्वीपों के ऊपर लिथोस्फीयर की मोटाई ज्यादा और महासागर के ऊपर लिथोस्फीयर की मोटाई कम है ना। तो ये लिथोस्फीयर जो है इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही थी। अच्छा, फिर इन दो बलों के कारण एक प्लवन बल और एक ज्वारीय बल। प्लवन का मतलब होता है तैरना। नाव जो है पानी में तैरती है, तो पानी की धारा जैसे बहेगी तो नाव भी उसके साथ बह जाएगी कि नहीं बह जाएगी, है ना। तो नाव भी उसके साथ बह जाती है। तो ऐसे ही ये एस्थेनोस्फीयर ऊपर की जो परत थी वो नीचे, माफ कीजिएगा, लिथोस्फीयर नीचे की परत जो एस्थेनोस्फीयर थी उसके ऊपर तैरती है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि जो ऊपर की परत थी लिथोस्फीयर, वो एस्थेनोस्फीयर की जो लावा की जो परत थी उसके ऊपर तैरती है, जैसे नाव तैरती है। तो जब नाव तैरती है तो प्लवन और गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसको ढकेलेगा स्थलखंड के ऊपरी भाग को जब तैर रहा है तो, है ना। एक शक्ति ये हो गई बल, और दूसरा ज्वारीय बल। ज्वारीय बल किसका था? सूर्य और चंद्रमा का, सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल था। और ये जो बल कार्य कर रहा था प्लवन बल और ये गुरुत्वाकर्षण बल, ये रेडियो एक्टिव तत्व थे या रेडियो सक्रिय तत्व थे। उसके कारण मैग्मा हीट होता जा रहा था।
और वेगनर महोदय ने तो ये भी बताया कि ऊपर की जो लिथोस्फीयर है उसके घूर्णन की गति और एस्थेनोस्फीयर के घूर्णन की गति अलग थी, तो दोनों के बीच में घर्षण, ये गर्मी पैदा हो रही थी। गर्मी पैदा होने से यहाँ बीच में जो है मैग्मा जो है पिघल, जो चट्टानें थी वो पिघल करके मैग्मा के रूप में बदल गई। तो उससे ये जो एस्थेनोस्फीयर है ये द्रव फॉर्म में आ गई। तो अब इन दो बलों के कारण पेंजिया जो है बीच में से टूट गया, पेंजिया बीच में से टूट गया। तो पेंजिया के दो टुकड़े हो गए, ठीक है। अब दो टुकड़े हो गए तो इनको क्या नाम दिया इन्होंने, लेकिन मैं और बताना चाहूंगा क्लियर करके। ये पेंजिया टूटा तो इसके दो टुकड़े हो गए, देखिए एक उत्तर की ओर और एक दक्षिण, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग, ठीक है। अब दक्षिणी भाग था उसको इन्होंने कहा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और जो उत्तरी भाग था उसको कहा अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, ठीक है। और एक नाम, एक शब्दावली का प्रयोग इन्होंने और किया, उस शब्दावली का नाम था लॉरेशिया। लॉरेशिया, लॉरेशिया एक्चुअली नाम क्या था कि इसके भी दो भाग थे, इसके भी दो भाग थे, जिसमें ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये जो भाग था ये था लॉरेशिया, ठीक है। ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका वाला जो भाग था जिसका खिसकाव होना था उसको नाम दिया इन्होंने लॉरेशिया, और बाकी इसको अंगारा लैंड के नाम से इन्होंने संबोधित किया, और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। अच्छा, और जो अंगारा लैंड वाला जो हिस्सा था, अंगारा लैंड वाला हिस्सा था वो तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इस पहले वाले बल के कारण, देखिए प्लवन बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसमें गति हो रही थी ऊपरी वाले हिस्से में, अंगारा लैंड के अंदर। और जो गोंडवाना लैंड वाला जो भाग था वो ज्वारीय बल के कारण इसमें गति उत्पन्न हो रही थी। तो इन दोनों में गति के अलग अलग कारण थे, और इसका जो अंगारा लैंड का जो गति थी वो उत्तर की ओर थी, और गोंडवाना लैंड की जो गति थी वो पूर्व की ओर थी, इसमें से पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर, इस प्रकार से, क्योंकि इसमें से भी आगे बढ़े होंगे। मैं बताऊंगा जब महाद्वीपों के विस्थापन का जब विकास होगा ना, मैं डायग्राम्स बनाऊंगा सबके अलग अलग, तब आपको और विस्तार से समझ में आएगा। तो इस प्रकार से ये मैकेनिज्म उस समय चला, इस तरीके से गतियां हुई। और इसमें देखिए जो विषुवत रेखा थी, इंपॉर्टेंट तथ्य है, विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इनके संबंध में भी विचार किया वेगनर महोदय ने। इन्होंने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई यहाँ पर कि जो विषुवत रेखा थी, जो विषुवत रेखा थी वो कहाँ होकर के गुजरती थी, भाई विषुवत रेखा कहाँ होकर गुजरती थी, ये बताया उन्होंने कि लॉरेशिया तथा अंगारा लैंड से होकर गुजरती थी। ये जो क्षेत्र है यहाँ से, ये विषुवत रेखा ये गुजरती थी। लॉरेशिया और अंगारा लैंड होकर गुजरती थी। लॉरेशिया और अंगारा लैंड होकर गुजरती थी विषुवत रेखा पे। और जो दक्षिणी ध्रुव था, दक्षिणी ध्रुव कहाँ था, दक्षिणी ध्रुव था दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पर इसके भी टुकड़े हुए है ना, इसके भी टुकड़े हुए, ये भी अलग भागों में बटे, देखिए ये भी अलग अलग भागों में बढ़ जाएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका वाला हिस्सा ये था यहाँ पर, तो दक्षिणी ध्रुव कहाँ था, यहाँ पर था।
ये वेगनर महोदय बता रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो विषुवतरेखा थी वो यहाँ पर गुजरती थी लॉरेशिया और अंगारा लैंड से होकर के, और जो दक्षिण ध्रुव था वो यहाँ था, है ना। और इनमें फिर विस्थापन हुआ, विस्थापन होकर के ये उत्तर की ओर खिसक गए और ये भी थोड़ा सा उत्तर की ओर खिसक गए। ये विषुवतरेखा है वो दक्षिण की ओर आ गई थोड़ी सी, और ये जो ध्रुव है दक्षिण ध्रुव वो भी नीचे आ गई। इस प्रकार से वेगनर महोदय ने बताया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अब इसमें अपन महाद्वीपों के विस्थापन के जो विकास हुए उसकी चर्चा करते हैं, किस प्रकार से महाद्वीप जो है बढ़ते गए। 4-5 स्थितियां अपन बना लेते हैं। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, सॉरी थोड़ा सा इसको बोले को हालांकि तस्वीर ऐसी नहीं है, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम ऐसे बना लेते हैं जिसमें ज्यादा ये नहीं करो। तो देखिए इसको हम हेडिंग दे देते हैं महाद्वीपों का विस्थापन। मैं दूसरे पेन से देखता हूं। महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ। ये अलग अलग टाइम के हिसाब से, पहले महाद्वीप ऐसे थे, फिर महाद्वीप ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, इस प्रकार से, है ना। तो देखिए प्रारंभ में फर्स्ट स्टेज थी, फर्स्ट स्टेज में क्या था, फर्स्ट स्टेज मेसोजोइक काल की बात कर रहे हैं। मेसोजोइक काल की बात कर रहे हैं, और मेसोजोइक काल के भी एक बृहद समय था, है ना। इसके भी छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए, युग बनाए गए छोटे छोटे। तो मेसोजोइक काल में क्या था कि एक स्थलखंड था, ठीक है, इसको पेंजिया नाम दिया, इसके चारों तरफ सागर था, पेंथाला था, यह भी बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। इसमें कोई खास बात नहीं है, अभी चर्चा कर चुके हैं अपन, ठीक है। इनके बीच में कोई टेथिस भूषण नदी थी, ये छोटी सी सागरी क्षेत्र था, इनके बीच में टेथिस भूषण नदी थी, ठीक है। और वही टेथिस भूषण नदी जो है प्रशांत महासागर बन गई, ऐसा होम्स ने कहा था, ठीक है। अच्छा, पहली स्टेज में ये हुआ मेसोजोइक काल के अंदर, ठीक है। फिर दूसरी स्थिति आती है, दूसरी स्थिति में क्या होता है, ट्रायसिक युग में, ये मेसोजोइक काल के प्रारंभिक समय की बात है, और इस मेसोजोइक काल में ही ट्रायसिक युग आता है। ट्रायसिक युग में क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें खिसकाव होता है, और खिसकाव होता है तो देखिए किस प्रकार से खिसकाव होता है। ये यूरेशिया वाला पार्ट है, यूरेशिया वाला पार्ट जो उत्तर की ओर जाता है, अफ्रीका वाला पार्ट जो उत्तर की ओर जाता है, अफ्रीका वाला पार्ट उत्तर की ओर जाता है, उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट पूर्व पश्चिम की ओर जाता है, और दक्षिण अमेरिका का पार्ट भी पश्चिम की ओर जाता है। इस प्रकार से पहले पेंजिया टूटा और ये अलग अलग रूप से विखंडित होकर के ये एक दूसरे से दूर जाने लगा, और बीच में यहाँ पर एक भू सन्नति बनी, खाली क्षेत्र बना, जिसको कि टेथिस सागर कहा गया। यानी कि ये जो दोनों पार्ट है, ये अंगारा लैंड है ऊपर वाले, और ये नीचे गोंडवाना लैंड है, ठीक है। इसको बीच में इस्तेमाल किया, मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ। तो ये अंगारा लैंड
और जो नीचे वाला भाग है ये गोंडवाना है। ठीक है, इस प्रकार से ये दो भाग हो गए और बीच में जो भूषण नदी बनी है, खाली जगह जो बनी बीच में, ये टैक्टिस सागर है। और टैक्टिस सागर को ही होम्स महोदय ने क्या बताया, होम्स ने ये बताया कि ये ही प्रशांत महासागर बना आगे चल के। आर्थर होम्स ने कहा कि ये प्रशांत महासागर बना, टैक्टिस भूषण नदी जो थी बीच में, ये प्रशांत महासागर बना आगे। लेकिन वेगनर महोदय ने कुछ और बताया था, प्रशांत महासागर की रचना के बारे में कुछ और बताया था, वो चर्चा हम करेंगे। अब ट्रायसिक युग में ये क्रिया रही, ठीक है। और यहाँ आप आराम से देख सकते हैं कि महाद्वीप जो है दो दिशा में जा रहे हैं, एक तो उत्तर की ओर जा रहे हैं और एक पश्चिम की ओर जा रहे हैं, दो दिशा में खिसकाव हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, दो दिशा में खिसकाव हो रहा है। और उत्तरी खिसकाव जो है वो किस लिए हो रहा है, उत्तरी खिसकाव किस कारण से हो रहा है, वो हो रहा है अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, प्लवन बल, तैरने वाले बल के कारण और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, और ये पश्चिम की ओर जो खिसकाव हो रहा है वो हो रहा है सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। ठीक है, अभी दूसरी स्टेज में आगे साहब। अब ट्रायसिक युग के बाद में मेसोजोइक काल की ही ट्रायसिक युग, और इसी काल का ही फिर अगला चरण आता है जुरासिक युग। जुरासिक युग में क्या थे, डायनासोर। जुरासिक युग में डायनासोर थे ना, बड़े बड़े विशालकाय जीव हुआ करते थे जुरासिक काल में। ठीक है, वो मध्यकाल का ही ये युग है, मध्यकाल। ठीक है, इसमें हम क्या परिवर्तन होता है, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, फिर ये महाद्वीप और सकते हैं। देखिए फिर क्या स्थिति आती है, ये थोड़े से और दूर होते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका थोड़ा सा अलग होता है इससे। अफ्रीका थोड़ा सा अलग होता है। अफ्रीका के साथ यहाँ पर ये इंडियन प्लेट, ये भी थोड़ी सी अलग होती है, इंडियन प्लेट। ठीक है, और यहाँ पर नीचे यहाँ पर अंटार्कटिका वाला भाग जो था, ये अंटार्कटिका भाग जो है यहाँ से भी एक स्थलखंड अलग होता है, जो ऑस्ट्रेलिया बनेगा आगे चलकर। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका वाला पश्चिम की ओर, एक्चुअली उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, और ये भी थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की ओर, और ये उत्तर की ओर, अफ्रीका वाला भाग उत्तर की ओर, और इसके ऊपर यूरेशिया वाला पार्ट, इसके ऊपर यूरेशिया वाला पार्ट, ये भी किधर जा रहा है, ये थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की ओर, और यहाँ से नीचे की ओर किसका हो रहा है, ये थोड़ा सा गोल घूमता है ऐसे करके। यूरेशिया वाला जो पार्ट है, यूरोप और एशिया वाला, ये थोड़ा सा गोलाई में घूमता है इस प्रकार से। एक हिस्सा से उत्तर की ओर जा रहा है, एक हिस्सा से दक्षिण की ओर जा रहा है, इस प्रकार से। और ये इंडियन प्लेट जो है ये उत्तर की ओर जा सकती है। इनको मैं रेड में कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट। अब जुरासिक टाइम में इस प्रकार से ये हो जाता है। और जुरासिक टाइम में ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये प्रशांत महासागर जनरेट हो रहा है, बीच में प्रशांत महासागर बनेगा। ठीक है, ये भूमध्य सागर बनेगा। इंडियन प्लेट यहाँ आ जाएगी तो ये हिंद महासागर बन जाएगा। इंडियन प्लेट यहाँ पहुंच जाएगी तो ये हिंद महासागर बन जाएगा।
ठीक है, इस प्रकार से अभी विकास होता जा रहा है। फिर जुरासिक काल के बाद में तीसरा युग आता है मेसोजोइक काल में, ट्राइसिक, जुरासिक और फिर आता है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस युग आता है। अब क्रिटेशियस युग में क्या होता है, और थोड़ा सा विस्थापन ज्यादा हो जाता है। तो देखिए ये उत्तरी अमेरिका जो है और थोड़ा सा इधर हो जाता है, और यूरेशिया वाला पार्ट जो है वो भी थोड़ा सा और स्वतंत्र हो जाता है, और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका वाला हिस्सा वो भी थोड़ा सा विकसित हो जाता है। इधर ये अफ्रीका वाला भाग जो है ये भी इसका और ज्यादा हो जाता है। और इंडियन प्लेट जो है वो और खिसक करके यहाँ आ जाती है। ये अंटार्कटिका वाला हिस्सा है, इधर ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट भी थोड़ा सा खिसक करके इधर आ जाता है। अब यहाँ से और विकास हो गया थोड़ा सा। ये जो उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट है ये पूर्व की ओर विकसित हो रहा है। दक्षिण अमेरिका वाला जो भाग है वो उत्तर पूर्व की ओर जाता जा रहा है, और जो यूरेशिया वाला है वो बिल्कुल वैसे ही घूम रहा है। अफ्रीका वाला पार्ट जो है वो उत्तर पूर्व की ओर गति कर रहा है, उत्तर की ओर गति कर रहा है, ये भी इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर, और ऑस्ट्रेलिया उत्तर की ओर गति कर रहा है। तो इस प्रकार का स्वरूप हो जाता है क्रिटेशियस युग के अंदर। और क्रिटेशियस युग में जब ये स्थिति ऐसी हो जाती है, अच्छा यहाँ पर ये छोटे मोटे जो द्वीप भाग हैं ना, ये जैसे ये जापान वाला हिस्सा है ये, और यहाँ पर इसके पास द्वीप समूह यहाँ विकसित हो जाते हैं, और यहाँ पर भी पश्चिमी द्वीप समूह विकसित हो जाते हैं थोड़े से। इनका भी बताऊंगा मैं क्यों विकसित हुए हैं, ठीक है, इसका जापान का बताऊंगा मैं क्यों विकसित हुए। तो ये स्थितियां होने के बाद में फिर वर्तमान स्थिति आ जाती है, जो आज वर्तमान स्थिति है। वर्तमान स्थिति तो देखिए वर्तमान स्थिति क्या है। और जो इंडियन प्लेट यहाँ पर थी, ये इंडियन प्लेट ये यहाँ पहुँच गई, यानी कि ये यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर आ गई म्यांमार, ये जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और ये ऑस्ट्रेलिया खिसक करके यहाँ से हो गई। ये यहाँ पर न्यूजीलैंड। तो देखिए अभी भी इनमें खिसकाव चल रहा है, आज भी ये स्थिर नहीं है, आज भी मूवमेंट हो रहा है, आज भी इनमें खिसकाव हो रहा है, आज भी खिसकाव हो रहा है, ये आज भी मूवमेंट हो रहा है। इंडियन प्लेट आज भी उत्तर की ओर जा रही है। यहाँ पर हिमालय का निर्माण हो गया, बेशक चाहिए हिमालय बन गया, लेकिन आज भी उत्तर की ओर इंडियन प्लेट जा रही है। और यहाँ पर रॉकी एंडीज का निर्माण हो गया, ये रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत इनका निर्माण हो गया, और इस किनारे पर हल्की ऊंचाई वाले मोड़ों का निर्माण हुआ, हल्की ऊंचाई वाले मोड़ों का निर्माण हुआ, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर बीच में कटक का निर्माण हुआ है, ठीक है, ऐसा आकार का जो कटक बना है वो यहाँ पीछे बना है। तो ये वर्तमान स्वरूप आज का बन गया है विश्व पटल का। ये वर्तमान विश्व है। यहाँ पर यूराल पर्वत है बीच में, ये यूराल पर्वत है,
जो यूरोप को और एशिया को अलग करता है। तो देखिए कौन कौन से महाद्वीप विकसित हो गए। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक, ये विकसित हुए। और इनके साथ साथ महासागर विकसित हो गए। इधर वाला हिस्सा ये प्रशांत महासागर बन गया, ये अंध महासागर बन गया, ये हिंद महासागर बन गया, ये अंटार्कटिका बन गया। तो इस प्रकार से ये महासागर बन गए। महासागर, ये महासागर है, अंडरलाइन जिनके पीछे में कर रहा हूं, ये महासागर, ठीक है। तो इस प्रकार का विश्व बनकर के तैयार हो गया। अच्छा, वेगनर महोदय ने ये बात भी बताई कि ये जो किनारे पर ये जो रॉकी और एंडीज के रूप में जो पर्वत बन रहे हैं, ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इधर जो है महाद्वीपों का तीव्र गति से विस्तार हो रहा था, तीव्र गति से खिसकाव हो रहा था इस साइड में, और इधर धीमी गति से हो रहा था। तो इस प्रकार से जब ज्यादा तेज विस्तार हो रहा था तो एस्थेनोस्फीयर का जो नचीला मैटर है वो इस महाद्वीप के खिसकने से इस प्रकार से किनारे पर ये बलित स्वरूप बन गए दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, लेकिन इधर नहीं बन पाए। इसकी जो विस्तृत व्याख्या है, जब हम प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत पढ़ेंगे ना, तो प्लेट विवर्तनिक के अंदर हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, इस रॉकी पर्वत के निर्माण को और एंडी पर्वत के निर्माण को। और यहाँ पर ये जो हिमालय पर्वत बना, ये भारतीय प्लेट के उत्तर खिसकने से इसका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से वेगनर महोदय ने इन पांचों अवस्थाओं में महाद्वीपों के विस्थापन को समझाया है, ठीक है। और हिंद महासागर इंडियन प्लेट के ऊपर जाने से खाली जगह हुई, वो उससे बने। अंध महासागर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये उस तरफ खिसक गए तो ये जगह खाली हो गई बीच में, तो यहाँ पानी भर गया। ये पेंथारासा का पानी बीच में घुसता गया, ठीक है, ये बीच में घुस रहा है पेंथारासा का पानी, बीच में ये पानी है, ठीक है। इसमें मैं दर्शा देता हूँ कि पानी है बीच में, ये बीच में पानी है, ठीक है, ये जल है बीच में, पेंथारासा का जल है, बीच बीच में ये जल है। तो इस प्रकार से महाद्वीपों के विस्थापन के सिद्धांत को इन्होंने समझाया। और इन्होंने हिंद महासागर और अंध महासागर के बारे में बताया। इन्होंने एक बात और कही कि ट्रायसिक काल में, यहाँ इस वाले समय में क्या हुआ कि प्रशांत महासागर जहां पर बहुत बड़ा विस्तार लिए हुए है, प्रशांत महासागर वाले हिस्से से एक बहुत बड़ा खंड जो है पृथ्वी से टूट करके अलग हो गया, जो कि चंद्रमा बन गया। और जो खाली जो गड्ढा रह गया, उस टुकड़े को हट जाने से वो खाली गड्ढा प्रशांत महासागर बन गया। यानी कि चंद्रमा जहां से अलग होता है, चंद्रमा जहां से अलग होता है वहां पर क्या बन गया? प्रशांत महासागर बन गया। हालांकि ये बात सत्य नहीं है, लेकिन वेगनर महोदय ने ये बात कही। और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे और चीजों को बताता हूँ, जगह मेरे को चाहिए और थोड़ा खिड़की बंद कर दो, हवा आ रही है उस तरफ से बहुत ज़्यादा, खिड़की में से हवा आ रही है, बंद कर दो। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के कुछ प्रमाण की बात करते हैं। देखो इन्होंने क्या किया था कि एक वकील होता है ना, कोर्ट के अंदर में वकील होता है, वकील की तरह इन्होंने कुछ दलीलें दी अपने सिद्धांत को सही ठहराने के लिए, क्योंकि सिद्धांत तो कभी कभी कुछ प्रमाणित करेंगे, चीजों को बताएंगे, ऐसा इसलिए हुआ तभी तो उसको सिद्धांत की श्रेणी में लाएंगे। तो देखो इन्होंने कुछ प्रमाण दिए, कुछ इन्होंने प्रमाण दिए। तो प्रमाण क्या क्या है एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर उनके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। इन्होंने एक भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में बताया पहली बार। दूसरा प्रमाण उन्होंने दिया कि साफ्ट के रूप में मैं बताऊंगा, इनको चर्चा करूंगा आपको, ठीक है। यानी कि साम्यावस्था के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। और एक प्रमाण इनका था, एक लेमिंग करके जीव था, उसके बारे में बताया है, उसके अवशेषों के बारे में बताया है। चलिए अवशेष नहीं, जीव की चर्चा कर लेते हैं। अवशेष तो ये तो, और अगला इन्होंने बताया एक वनस्पति है ग्लोसोटेरिस वनस्पति के अवशेष। एक इन्होंने प्रमाण दिया नंबर 5 ग्रीनलैंड प्रत्येक वर्ष 32 सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसक रहा है, ठीक है। प्रति वर्ष खिसक रहा है पश्चिम की ओर, ठीक है। और छठा प्रमाण इन्होंने ये दिया कि कार्बोनिफेरस काल में हिमयुग आया है ना, और सभी महाद्वीप उस समय कहां थे? दक्षिणी गोलार्ध में थे। दक्षिणी गोलार्ध में सभी महाद्वीप उस समय पर, ठीक है। कार्बोनिफेरस काल में हिमयुग आया था और उस समय पर सभी दक्षिणी गोलार्ध में थे, ये बात उन्होंने कही। सातवां और आखिरी प्रमाण इनका यह है कि कंगारू कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और कंगारू के जो जीवाश्म हैं वो कहां पाए गए? ब्राजील में भी पाए गए। अब देखो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। पहला था भूवैज्ञानिक संरचना, यानी कि चट्टानों की संरचना या चट्टानों में जो खनिज हैं विश्व के अलग अलग महाद्वीपों के किनारों पर समान भूवैज्ञानिक संरचना मिलती है चट्टानों की। चट्टानों में जो खनिज हैं या जिस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं वो यूरोप के तट पर भी पाए जा रहे हैं और उत्तरी अमेरिका के और कनाडा के तट पर भी पाए जा रहे हैं। भाई अमेरिका के और कनाडा के तट पर पाए जा रहे हैं। ऐसे दक्षिण अमेरिका के ब्राजील तट पर जो भूवैज्ञानिक संरचना है वही अफ्रीका के गिनी तट में भी वही चीजें मिल रही हैं। तो यानी कि ये जुड़े हुए थे कभी, तभी एक जैसी चट्टानें हैं दोनों किनारों पर। एक तो ये प्रमाण हो गया। दूसरी बात उन्होंने ये कही जिग्सा पट्टी यानी साम्यावस्था। तो देखिए साम्यावस्था में उन्होंने ये बताया कि विभिन्न महाद्वीपों के
जो किनारे हैं उनको अगर जोड़ा जाए तो वो आपस में फिट हो जाते हैं। तो उसका उदाहरण उन्होंने देखिए कैसे बताया। ये अफ्रीका में जो बना दिया, यूरो, इंडिया और आपका इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए जिग्सा फिट का मतलब साम्य अवस्था। इन्होंने ये कहा कि जो विभिन्न किनारे हैं महाद्वीपों के वो आपस में एक दूसरे से सटाए जा सकते हैं। अब ये वाला ब्राजील वाला हिस्सा जो है यहाँ गिनी की खाड़ी में आसानी से सट सकता है। ये ब्राजील वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ फिट हो सकता है। तो ऐसे विश्व पटल पर अधिकांश महाद्वीपों के किनारों को आपस में जोड़ा जाए तो एक दूसरे से आसानी से जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब पहले ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बाद में इनका विस्थापन हुआ है। ये भी इन्होंने प्रमाणित किया। तो इसको इन्होंने कहा जिग्सा फिट। ठीक है। फिर लेमिंग, तो यूरोप में यहाँ पर लेमिंग करके एक जीव है और वो ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ साथ वो गति करते हैं। जैसे कुछ पक्षी आप आकाश में देखते हैं कि ऋतु के परिवर्तन होने के पश्चात वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते हैं, वो गति करते हैं। तो ऐसे ही ये लेमिंग जीव जो है ये भी गति करते हैं। तो ये यूरोप के किनारों से पश्चिम की ओर जाते हैं, यानी कि ये जमीन पहले जुड़ी हुई होगी, इसीलिए तो ये लेमिंग जीव के पूर्वज गति करते होंगे, हिलत जाते होंगे ऋतु के अनुसार। तो ये आज भी वही व्यवहार करते हैं। तो इसका मतलब ये जमीन एक थी और ये गति ऐसे करते हैं कि इस हिंद महासागर में डूब करके मर जाते हैं। तो लेमिंग जीव वाली बात को दिखा। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति जो है उसके अवशेष जो हैं वो इसमें दक्षिण अमेरिका में भी हैं और दक्षिण अफ्रीका में भी हैं। यानी कि दक्षिणी अमेरिका के इस हिस्से में, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में भी पाए जाते हैं और अफ्रीका के इस दक्षिणी हिस्से में भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये जुड़े हुए थे पहले, है ना। इसके अवशेष पाए जाते हैं। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति है। फिर ग्रीनलैंड आज भी, ये जो ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है, इंग्लैंड है। तो ये ग्रीनलैंड आज भी पश्चिम दिशा में 32 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से खिसक रहा है। ये पश्चिम दिशा में आज भी खिसक रहा है। ठीक है। लेकिन 1930 के बाद में कोई प्रमाण ऐसे मिले नहीं। 1930 से पहले ऐसे प्रमाण मिल रहे थे, लेकिन 1930 के बाद में वैज्ञानिकों को कोई प्रमाण ऐसा मिला नहीं है। अच्छा, इंपोर्टेंट बात है, कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी पर एक हिमयुग आया था, महान हिमयुग आया था कार्बोनिफेरस काल में। तो उस समय पर सभी महाद्वीपों पर हिम के अवशेष मिलते हैं। बर्फ के अवशेष का तात्पर्य है कि हिमानी के अपरदन या निक्षेपण से जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो अवशेष मिलते हैं, जबकि हिमानी का कोई संबंध ही नहीं है। वहाँ की जलवायु अलग है। आज जहाँ पर अफ्रीका के दक्षिणी भाग में मिल रहे हैं हिमानी के अवशेष, तो वहाँ की जलवायु अलग है आज तो, लेकिन मिल रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि सारे ही जितने भी महाद्वीप के दक्षिणी गोलार्ध में थे और जो भूमध्य रेखा थी वो ऊपर होकर जाती थी, ये नीचे की तरफ थे, दक्षिणी ध्रुव की तरफ थे। ये सारे बाद में खिसक करके ऊपर नहीं, सारे पहले दक्षिणी गोलार्ध में थे, एक ही जगह पर थे। अच्छा, एक प्रमाण इन्होंने ये दिया कंगारू का। कंगारू कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को कंगारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियंस को कंगारू कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, उनके सम्मान में कहा जाता है ना। कंगारू जानवर के रूप में नहीं, उनके सम्मान में। कंगारू एक बड़ा ही अच्छा सीधा जानवर होता है ना। तो कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जबकि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं कंगारू, लेकिन इनके जो अवशेष हैं वो यहाँ भी पाए गए। कंगारुओं के अवशेष यहाँ भी पाए गए। तो इसका मतलब ये जुड़े हुए थे पहले सारे, ये भी और ये भी सब जुड़े हुए थे, है ना। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमाण दिए थे किसने? वेगनर महोदय ने।
ये वेगनर महोदय के प्रमाण है सारे, वेगनर महोदय के प्रमाण है, ठीक है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये प्रमाण है। फिर कुछ आलोचना की बात करेंगे, फिर आलोचना की बात करेंगे कुछ। मैं थोड़ी रोशनी बढ़ा देता हूँ। अब कुछ आलोचना की बात करेंगे, ठीक है। ये प्रमाण हो गए। देखिए, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो उसकी आलोचना भी स्वाभाविक बात है। आलोचक और समालोचक ये विकास करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके आलोचक नहीं है, समालोचक नहीं है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप सही क्रम में विकास नहीं कर पाएंगे। तो प्रमाण हो गए। अब प्रमाण के साथ साथ उनकी आलोचना भी साथ, इनकी आलोचना भी होती है। अब आलोचना होती है तो देखिए किन किन तथ्यों को लेकर के आलोचना होगी। देखिए, पहली बात तो ये कहेंगे इनका जो सिद्धांत है, सिद्धांत कैसा है? वैज्ञानिक नहीं है। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत जो है वो वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि इन्होंने एक वकील की भांति, जैसे वकील जो है कोर्ट में दलील देता है ना, अपनी वकालत करते समय दलील देता है कोर्ट में, तो उस तरीके से इन्होंने कहा कि इन्होंने वकील की तरह चीजों को तोड़ मरोड़ के सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन वैज्ञानिकता को कम स्थान दिया। हालांकि ऐसा नहीं है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के कारण ही प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की सोच को जन्म मिला, और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत भूआकृति विज्ञान में क्या महत्व रखता है ये आप सब जानते हैं। दूसरी आलोचना इनकी हुई कि इन्होंने ये कहा था कि जो महाद्वीप है ये सारे महाद्वीप जो है तैरते हैं, तैर करके प्लवन के द्वारा, प्लवन बल तैरने के साथ ही उनका खिसकाव हुआ है। यानी कि एक तरफ तो तैरने की बात कही उन्होंने, और दूसरी तरफ घर्षण की बात कही उन्होंने, दूसरी तरफ घर्षण की बात कही, दूसरी तरफ घर्षण की बात। देखिए कैसे, ये तो स्पष्ट है कि इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या तैरने के कारण एक दूसरे से दूर हो रहे हैं सारे महाद्वीप, या सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से हो रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर रॉकी और एंडीज पर्वत जो बने, रॉकी और एंडीज पर्वत जो बने, वो क्या हुआ कि थोड़ा सा घर्षण हुआ, खिसकते खिसकते यहाँ पर थोड़ा सा घर्षण हुआ, यानी कि तैरते तैरते थोड़ा सा घर्षण हुआ, और घर्षण के कारण ये मैग्मा जो है बाहर आ गया, और मैग्मा के बाहर आ जाने से ये रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत ये बन गए, रॉकी और एंडीज बन गए। तो एक तरफ तो तैरने की बात करते हैं कि स्वतंत्र रूप से ये महाद्वीप और ये स्थलखंड तैर रहे थे, और एक तरफ रुकावट की बात कर रहे हैं कि घर्षण के कारण ये पर्वतों का निर्माण हो गया। तो ये इनकी आलोचना का कारण बना। तीसरी बात ये की कि जो ज्वारीय बल है सूर्य चंद्रमा का, ज्वारीय बल जो है कि सूर्य चंद्रमा से ज्वारीय शक्ति कार्य कर रही थी। अगर ज्वारीय बल देखिए इतनी ताकतवर थोड़ी है ज्वारीय बल कि धरती के महाद्वीपों को खिसका देगा। सूर्य चंद्रमा तो आज भी है ना, तो ज्वारीय बल में इतनी ताकत नहीं होती कि स्थल खंडों को खिसका देगा। ज्वारीय बल जल को तो खींच सकता है, जल को तो खींच सकता है, क्योंकि उसका न तो आकार निश्चित होता है, आयतन जरूर निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, तो कोई भी आकार उसका हो सकता है, लेकिन ठोस का तो आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है ना। तो ज्वारीय बल जो है इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता, और अगर ज्वारीय बल को काम करना पड़ेगा तो आज जितना ज्वारीय बल लग रहा है चंद्रमा का, उसका 90 अरब गुना बल चाहिए इन स्थल खंडों को खिसकाने के लिए, तब खिसकेंगे।
90 अरब गुना, जितना आज कार्य कर रहा है बल उसका 90 अरब गुना बल चाहिए, तब ये स्थलखंड खिसकेंगे। और अगर इतना 90 अरब गुना हो जाए, मान के चलिए, तो फिर क्या होगा? पृथ्वी की गति का क्या होगा? पृथ्वी का जो घूर्णन है उसका क्या होगा? पृथ्वी घूम पाएगी क्या फिर उस गति से? उस गति से पृथ्वी नहीं घूम सकती फिर, क्योंकि ये बल जो है पृथ्वी की गतियों को प्रभावित कर देगा, है ना। अच्छा, एक आलोचना इनकी होती है कि जो पेंजिया जो टूटा इन्होंने बताया कार्बोनिफेरस काल में टूटा, है ना। तो ये कार्बोनिफेरस काल में क्यों टूटा? पेंजिया कार्बोनिफेरस काल में ही क्यों टूटा? देखिए आलोचना को बोलिए साहब, पेंजिया कार्बोनिफेरस काल में क्यों टूटा, और पहले क्यों नहीं टूटा, ये भी एक आलोचना हुई। एक इनकी आलोचना है कि जैसे इन्होंने कहा कि विभिन्न महाद्वीपों के किनारों को मिलाया जाए तो ये मिल जाएंगे, जिग्साफिट ये बताया इन्होंने साम्यावस्था के बारे में, तो इनको जोड़ा जाए तो ये एक दूसरे से सट करके फिट बैठ जाएंगे। लेकिन अगर प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका से सेट किया जाए तो 15 डिग्री का डिफरेंस आता है। कहने का तात्पर्य 15 डिग्री का अंतर आएगा इसमें दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के मध्य। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के मध्य 15 डिग्री का डिफरेंस आएगा। बिल्कुल फिट नहीं बैठते ये दोनों किनारे, ठीक है। इन्होंने कहा कि सारे किनारे जो फिट बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा सबके साथ तो नहीं है, सबसे ज्यादा इनके साथ होता है और इनमें तो 15 डिग्री का डिफरेंस है, तो इसलिए इनकी आलोचना हुई। और इनकी एक आलोचना है कि जो लैमिन जीव के बारे में जो उन्होंने बता दिया, लैमिन जीव जो हैं उनका उदाहरण दिया, तो एक बात बताइए कि जीवों की आदत बदल जाती है, जीवों की आदत बदल जाती है। अब लेमार्क और डार्विन ने अपने जो उदाहरण दिए उनमें उन्होंने ये बताया कि जीव जो है प्रकृति के अनुसार अपना परिवर्तन कर लेता है। जिराफ का उदाहरण देखिएगा, जिराफ पहले उसकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, जमीन की घास सूख गई, सूखा पड़ गया, अब जो जिराफ है वो पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर रहने लगा। अब उनको ऊपर उचक करके पेड़ की पत्तियां खाने पर निर्भर रहना पड़ा। तो जब उनको बार बार गर्दन का प्रयोग करना पड़ रहा था तो गर्दन जो धीरे धीरे लंबी होने लगी, है ना, और अगले पैर भी ऊंचे होने लगे, पिछले पैर छोटे होने लगे, पिछले पैरों का ज्यादा यूज नहीं था। तो प्रकृति में जिस अंग का कोई भी जीव ज्यादा इस्तेमाल करेगा उसका उतना ही विकास होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जलवायु के अनुसार या प्रकृति के अनुसार प्रत्येक जीव की आदत और उसके क्रियाकलाप बदल जाते हैं। अब इन्होंने लैमिन जीव के बारे में बताया कि यूरोप के किनारे पर यहाँ पर ये लैमिन जीव यहाँ थे और इनके जो पूर्वज थे वो प्रवास करते थे, गतिशीलता करते थे ऋतु परिवर्तन के साथ। तो क्या इन करोड़ों वर्षों में इन जीवों की आदत नहीं बदली क्या? करोड़ों वर्षों में तो जीव का स्वरूप भी बदल जाता है, करोड़ों वर्षों में जीव विलुप्त हो जाते हैं, दूसरे जीव जनरेट हो जाते हैं। लेकिन वेगनर ने कहा कि ये आज भी वही क्रिया दोहराते हैं, तो ये आदत नहीं बदली, जीव बदल जाते हैं इतने लंबे समय में, करोड़ों वर्ष पहले की बात है। तो इनकी आलोचना भी इस प्रकार से हुई है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इस टॉपिक को अपन ब्रीफ करते हैं। तो देखिए वेगनर महोदय ने जो अपना महाद्वीपों के विस्थापन के संबंध में सिद्धांत दिया, बेशक उसमें बहुत कमियां हैं, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को इस सिद्धांत द्वारा आधार मिला और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आज की भूआकृति विज्ञान के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है।
प्लेटों का किस प्रकार से खिसकाव होता है, किन कारणों से होता है, उसको जो आधार मिला वो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के कारण ही मिला। आज महाद्वीप जिस स्थिति में है, पहले वैसे क्यों नहीं थे, क्या कारण था, इनके लिए भी बहुत सी खोज हो रही है, बहुत से शोध कार्य चल रहे हैं। और देखिए वेगनर के पक्ष में आज भी कुछ विद्वानों ने ऐसा बताया है कि महाद्वीपों का जो खिसकाव हुआ है वेगनर ने सही कहा है, और उस समय एक चुंबकीय बल भी कार्य करता था। जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, तो जो लावा या मैग्मा जो ठंडा हो रहा था, तो पपड़ी जम रही, तो उसमें लोहे के गुण थे, चुंबकीय गुण बहुत ज़्यादा थे, और वो चुंबकत्व के कारण उनमें जो है आकर्षण हो रहा था। चुंबकीय जो उत्तर है उसकी ओर चट्टानें जो है आकर्षित हो रही थी, जिससे स्थलखंड जो है खिसक रहे थे, इनमें मूवमेंट पैदा हो रहा था। तो ऐसे प्रमाण भी दिए हैं। तो चुंबकत्व की बात भी कही गई है वेगनर के समर्थन में। तो इस प्रकार से ये चीज़ें, और प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है तो उसमें भी बताया गया है प्लेटों के बारे में कि प्लेटें जो खिसकती हैं। तो महाद्वीप क्या है, ये प्लेट ही तो हैं, तो जब प्लेट खिसक रही है तो महाद्वीप भी खिसके ही होंगे। तो इस प्रकार से अन्य वैज्ञानिकों ने, अन्य भूगोलवेत्ताओं ने, अन्य विद्वानों ने भी वेगनर के समर्थन में अपने विचार रखे थे। तो आपकी समझ में ये टॉपिक आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास के साथ आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्राइब, एक लाइक आपका तो केवल उंगलियों का काम है, और हमारी बहुत हिम्मत बढ़ती है, उससे हमको और आगे अच्छा पढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मैं बहुत कम अपने विद्यार्थियों को बोलता हूँ, अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो अपने आप ही लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे, है ना। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।